हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे वन शॉट रिवीजन नोट्स की हेल्प से। तो इसमें हम टोटल 7 चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक, क्लास 11th की एनसीईआरटी के। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नीट के लिए है, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं, सिर्फ 1 पेज वाले नोट्स, उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर करते हैं इसमें, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि जो फूड है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो फूड के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। लेकिन कुछ जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। तो ये सारे के सारे जो है मेजर और माइनर फूड कंपोनेंट्स है, जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि उनसे हमें एनर्जी मिल सके और हमारी जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ हो सके, रिपेयरमेंट हो सके, और हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जितनी भी, उनको करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स। तो हम सबसे पहले एक चीज़ इसमें आएगी कि प्रोलॉन्ग्ड हंगर में सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से। तो सबसे पहले जो ख़त्म होने लगता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ख़त्म होने लगता है फैट, और थर्ड होता है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये प्रोलॉन्ग्ड हंगर का केस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको रेगुलेट करने के लिए, और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चैप्टर का नाम है। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ना। एक ऐसी प्रोसेस है डाइजेशन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, इनको तोड़ कर हम छोटे छोटे सब्सटेंसेस में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन जो होती है एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड है पूरा। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर का ये भी ओवरव्यू दिया मैंने आपको, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन है वो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड है पूरा। ठीक है, ये जो स्टार्ट होता है माउथ यानी कि एंटीरियर यानी कि माउथ से, और पोस्टीरियर जो हमारी बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में यानी कि एनस से। माउथ से लेके एनस तक ये पूरा के पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल होंगी और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगी। एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे कि लीवर हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है, पैनक्रियासिस हो सकते हैं, ये सब इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर माउथ जो होगा वो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होगा, और एनस जो होगा पोस्टीरियर पार्ट में। जैसे याद कर सकती, एनस जो है पीछे है तो यानी कि पोस्टीरियर। ठीक है, और माउथ एंटीरियर यानी कि आगे, ए से आगे, पी से पीछे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो माउथ है हमारा, माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, जो टीथ जो एम्बेडेड होते हैं ना सॉकेट में, उस डेंटेशन को बोलते हैं थीकोडेंट। थीकोडोंट उसको बोलते हैं जिसमें जो हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं। इसमें जो टीथ होते हैं हमारे दो डाइफाइडाइन कंडीशन में होते हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं हमारे ह्यूमन के टीथ। एक होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, और परमानेंट को हम डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं वो अप्रॉक्स 8 ईयर तक के बच्चों के आते हैं, कम 4 से मतलब ज़्यादा 10-12 साल तक के बच्चों के जो मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ होते हैं, उसके बाद जो टीथ हो जाते हैं वो टूट जाते हैं और परमानेंट हमारे डेसिडियस टीथ आ जाते हैं। तो जो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है वो है 2102। 2102 का मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हाफ जॉ का मान लीजिए, या तो हाफ अपर जॉ का मान लीजिए, या हाफ लोअर जॉ का मान लीजिए।
तो इसका जो डेंटेशन है वो होता है 2102। जो चिल्ड्रन में जो टीथ होते हैं, जो स्मॉल वो होते हैं, टोटल नंबर टीथ होते हैं 20 में से जो हाफ 1/4 वाला जो टीथ का डेंटेशन है वो है 2102, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी कि जो चिल्ड्रन में प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर एब्सेंट और मोलर जो होते हैं इसमें 2 होते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट और डेसिडियस टीथ की। ये जो होते हैं एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं परमानेंट डेसिडियस टीथ। इसके 2 डेंटेशंस होते हैं। तो परमानेंट डेसिडियस टीथ के 2 डेंटेशन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2022 और एक होता है 2023। ये सॉरी 1 नहीं आएगा, ये 1 यहाँ से हटा देना। तो 2022 या 2023। 2022 का मतलब है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें जो होता है ह्यूमन में जो होता है 2022 होता है, ये होता है टीनेजर में। और जो 25 साल से ऊपर हो जाते हैं उसमें होता है 2122 और 2123। ये वाला है, इसमें गड़बड़ हो रखी है, तो इसमें टीनेजर में आएगा 2122। यानी कि जो प्रीमोलर होता है उसमें 2 होता है और मोलर होता है 2। लेकिन जो एडल्ट में फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि 25 की ईयर्स के बाद जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जो डेंटेशंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2123। ठीक है, इसमें 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर। ठीक है, और इसमें आएगा ह्यूमन के एडल्ट में 25 ईयर्स से अबव वाले में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर्स जो होते हैं उसमें जो मोलर होता है, लास्ट मोलर, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला डेंटेशन। अब हम बात करते हैं हेट्रोडोंट की। हेट्रोडोंट मैंने अभी बताया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। उनके नाम है आई इंसीजर से, सी से कैनाइन, पी एम से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो इस जो डेंटेशन जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इसी को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट्स। एक होता है थीकोडोंट जिसमें हमारे टूथ एम्बेडेड होते हैं। एक होता है डाइफाइडोंट जो 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। और एक होता है हेटेरोडोंट जो 4 टाइप्स के टीथ हमारे हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनेमल। इनेमल जो है एम्ब्लोब्लास्ट या एक्टोडर्मल होता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये जो इनेमल जो होता है वो हमारे टीथ के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये इनेमल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है। अब हम बात करते हैं माउथ में, हमने पढ़ लिया टीथ के बारे में। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। टंग जो हमारी अटैच होती है वो अटैच होती है फेरुनम से। ठीक है, तो जो टंग है वो हमारी टीथ जो अटैच है वो होती है फेरुनम से अटैच होती है। इसमें कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है पेपिले की फॉर्म में। पेपिले प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जैसे हमने देखा होगा कि हमारी जो टंग होती है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं। उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं पेपिला। पेपिले जो होती है वो हमें टेस्ट देने का हेल्प करती है। और कुछ होती है फ्ली फॉर्म वाले, एक होती है पेपिली और एक होती है फ्ली फॉर्म बड्स। फ्ली फॉर्म जो होती है वो उसमें कोई टेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ये जो पेपिला होती है वो टेस्ट देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। हमने माउथ में टीथ के बारे में पढ़ लिया और टंग के बारे में पढ़ लिया। एक चीज़ की जो हमारी टीथ है और जो हमारा माउथ है उसके जो बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम वेस्टिब्यूल, यानी कि जो स्पेस बिटवीन माउथ एंड द टीथ, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, जिसमें कि सलाइवरी ग्लैंड सारे हमारे निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। हमारा जो फूड है माउथ में जाएगा, माउथ से टीथ और टंग से मिलकर मिक्स होकर फिर जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग जो होता है कॉमन फूड और एयर का पाथवे होता है। इस फेरिंग्स में ऊसोफेगस होता है जो कि डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि पीछे की साइड, और ट्रैकिया जो होता है वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। ये आप देख भी सकते हो कि अपने नेक पर देखना कि जो कार्टिलेजियस रिंग टाइप में प्रेजेंट होंगी आगे की तरफ, तो वो तो होता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो होता है हमारा वेंट्रल साइड होता है, यानी कि आगे की साइड, और जो ईसोफेगस होता है वो हमारे डोर्सल साइड होता है। ठीक है, ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो है 25 सेंटीमीटर की लेंथ। ठीक है, अब जो ईसोफेगस है उसके ऊपर एक ग्लॉटिस होता है। जो ग्लॉटिस है एक कार्टिलेजियस फ्लैप से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि फूड की एंट्री को रोकता है। फूड की एंट्री को कहाँ से रोकता है क्योंकि जो हमारे ईसोफेगस है उसके पीछे होती है हमारी ट्रैकिया। यानी कि
फूड पाइप वाली जो लाइनिंग होती है वो होती है, तो हमारा खाना फूड पाइप में ना जाए, सॉरी विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। तो उसको रोकने का काम करता है एपिग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप की तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस और कार्डिक स्फिंक्टर की। अब हमारा जो फूड है फेरिंग से लेकर जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्योंकि फूड पाइप है और ट्रैकिया जो है हमारा विंड पाइप है, तो हमारा ईसोफेगस में जाएगा फेरिंग्स। तो जो हमारा ईसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और डोर्सल साइड है। ये ईसोफेगस जो है एक ट्यूब की तरह थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ईसोफेगस से हमारा जो फूड है वो जाता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हमारा जो स्टोमक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक और जो हमारा ईसोफेगस है उन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगस ईसोफेजियल या फिर कार्डिक स्फिंक्टर। ये क्या काम करता है? ये काम करता है ईसोफेगस से जो फूड आ रहा है हमारे स्टोमक में, उसके ओपनिंग, जो स्टोमक की जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करने का हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि ईसोफेगस से स्टोमक तक आ रहा है तो उसके जो वो वापस स्टोमक से वापस ना चला जाए ईसोफेगस में, उसको रेगुलेटिंग करने का हेल्प करता है कि बैकफ्लो ना हो जाए। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि ओपनिंग में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल या फिर कार्डिक स्फिंक्टर। अब हम बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें जो 4 पार्ट्स हैं, एक है कार्डिक, एक है बॉडी, एक है फंडिस और 4th है हमारा पाइलोरिक, ठीक है। कार्डिक, बॉडी, फंडिस और पाइलोरिक, ठीक है। फंडिस जो कार्डिक है वो हमारा हार्ट की साइड प्रेजेंट होता है, तो उसको हम इसलिए हम कार्डिक रीजन बोलते हैं। फंडिस जो होता है जिसमें कि हमारा जो फूड होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर बॉडी और फिर हो गया पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा स्टोमक का। अब पाइलोरिक से जो हमारा पाइलोरिक के बाद आता है हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक। स्टोमक का जो लास्ट पार्ट है पाइलोरिक, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि ड्यूडेनम गार्डेड करते हैं। ड्यूडेनम क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो फर्स्ट पार्ट है वो गार्डेड करता है हमारे स्फिंक्टर को, पाइलोरिक स्फिंक्टर को, जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था, ऐसे ही स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जब स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद आ जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स का हो गया, ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम। जो ड्यूडेनम होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये यू शेप का होता है। उसके बाद आता है जीजेनम। जीजेनम जो होता है मिडल पोर्शन होता है, लॉन्ग कॉइल पोर्शन होता है जीजेनम। और जो इलियम जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। जो हमारा अब इलियम के बाद जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। ड्यूडेनम फर्स्ट, सेकेंड जीजेनम और थर्ड इलियम। अब इलियम के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब पहले आ गया माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलोन, रेक्टम। 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलोन और रेक्टम। सीकम जो होता है एक ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट होता है वो पूरा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉलोन की। कॉलोन जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं कॉलोन के। एक होता है असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गए कॉलोन के पार्ट्स हो गए। इसमें हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिस प्रेजेंट होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिस जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है,
ये हमारे ये सीकम से ही अराइज होता है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडेज जो कॉलोन में लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखना चाहिए था सीकम में, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम में एक वर्मीफॉर्म अपेंडेज होती है, ये एक ब्लाइंड सैक होता है और सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म का होस्ट होता है। उसके बाद आ रहे कॉलन। कॉलन के 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हो गया हमारा रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है हमारा वो होता है रेक्टम। ठीक है, ये हमने पूरा फ्लो पढ़ लिया कि हमारा खाना माउथ से लेके एनस तक कैसे कैसे जाए। तो हमने जो एलिमेंट्री कैनाल अभी पढ़ा, जो माउथ से लेके एनस तक का पूरा पाथवे पढ़ा, उसकी जो वॉल होती है ना, उसकी 4 लेयर होती हैं उसकी वॉल की। जो माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल था उसकी 4 लेयर होती हैं। एक होती है सिरोसा, मस्कुलरेसिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा जो होती है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि थिन मेसोथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये एपिथेलियम होती है विसरल ऑर्गन की। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की फर्स्ट लेयर होती है सिरोसा, दूसरी होती है मस्कुलरेसिस। मस्कुलरेसिस जो होती है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें जो इनर साइड जो होती हैं वो होती है सर्कुलर और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि मस्कुलरेसिस की 2 लेयर हो गई, इनर और आउटर। इनर जो होगी सर्कुलर रेंज में होगी और आउटर जो होगी लॉन्गिट्यूडनल की होगी। उसके बाद जो 3rd लेयर आती है हमारी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनकर बनी हुई होती है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स ये सब इसमें पाई जाती हैं। 4th लेयर आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है हमारी लास्ट लेयर है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली आउटर लेयर सिरोसा, फिर मस्कुलरेसिस। मस्कुलरेसिस में एक तो बाहर वाली तो लॉन्गिट्यूडनल और अंदर वाली ये मानो ये वाली सर्कुलर हो गई। ठीक है, उसके बाद आ गई सब म्यूकोसा और लास्ट में आ गई म्यूकोसा। तो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है। और इसके बीच में जो पूरा स्पेस है ये वाला, इसको बोलते हैं ल्यूमन, जहाँ पर ये पूरा फूड आएगा और चला जाएगा। यही होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल है उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं। अब हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कि जो हमारी 2nd लेयर है मस्कुलरेसिस, इनर वाली, जो हमारी स्टोमक में जो वॉल होती है ना उसमें इनर ऑब्लिक वाली लेयर भी प्रेजेंट होती है स्टोमक में। तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का, यानी कि जो स्टोमक में जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल आएगी उसमें कुछ ऑब्लिक वाली प्रेजेंट होगी। सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कुछ ग्लैंड्स होती है जिसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड्स, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा एक तो स्टोमक में तो रूगी बनाएगी। स्टोमक में 2 मॉडिफिकेशन, एक तो मस्कुलरेसिस वाली जिसमें इनर ऑब्लिक मसल्स बनाएगी, दूसरी म्यूकोसा वाली जिसमें रूगे बनाएगी स्टोमक में, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलाई की। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनाएगी विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है। एक तो मॉडिफिकेशन मैंने बता दी ड्यूडेनम की जिसमें ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक दूसरी मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा की जिसमें विलाई प्रेजेंट होंगी, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, ब्रश बॉटम एपिथेलियम की जो कि बनी हुई होगी। इसमें कुछ लैक्टिल्स प्रेजेंट होंगे और लार्ज लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे। म्यूकोसा एपिथेलियम जो होती है गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सीक्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। जो म्यूकोसा एपिथेलियम है हमारी वो गॉबलेट सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल? गॉबलेट सेल। तो वो गॉबलेट सेल का काम होता है कि म्यूकस को सीक्रेट कराना ताकि लुब्रिकेशन हो सके। तो म्यूकस का काम है कि हेल्प इन लुब्रिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं स्टोमक में प्रेजेंट। ठीक है, और जो क्रिप्ट ऑफ लिवर की ना, यानी कि जो हमने इसमें विलाई पढ़ाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई का काम है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विलाई के जो बेसिस में ना कुछ क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरेसिस, मस्कुलरेसिस में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर आगे म्यूकोसा। ठीक है, अब कुछ मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टोमक की मॉडिफिकेशन, 2 मॉडिफिकेशन है। एक तो इनर ऑब्लिक मसल्स बनाना जो कि मस्कुलरेसिस की हेल्प से होगा, और एक रूगी बनाना जो कि म्यूकोसा की हेल्प से होगा।
ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जो कि एक तो सम्यूकोसा वाली है जिसमें कि वो ब्रूनर ग्लैंड्स वाला आ रहा है कि ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और म्यूकोसा में बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे कि विलाई प्रेजेंट होगी, विलाई के बेसिस में क्रिप्ट ऑफ लुवरकून प्रेजेंट होंगे, और उसके साथ साथ विलाई के साथ साथ लैक्टील्स की ब्लड वेसल्स वगैरह ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर लैक्टील्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। और जो म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है उसमें गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। हमने पढ़ा कि जो हमारा डाइजेशन है वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है, जो माउथ से लेके एनस तक जाता है। तो हमने पूरा पाथवे पढ़ लिया, उसके बाद हमने उसकी जो वॉल है उसके बारे में पढ़ लिया और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल भी होती है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं। तो अब हम उन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली ग्लैंड है स्लाइवा। ठीक है, स्लाइवा जो होती है 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा में ना 3 पेयर स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो स्लाइवा होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी वेस्टिब्यूल रीजन में। मैंने अभी बताया कि वेस्टिब्यूल रीजन वो रीजन होता है जो कि टीथ और चीक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो स्लाइवा में जो रीजन प्रेजेंट होगा टीथ और चीक्स के बीच में उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये भी 3 टाइप्स का होता है, पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडुलर, और थर्ड होता है सबलिंगुअल। जो पैराटॉइड ग्लैंड होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है स्लाइवा का, इसको हम एक्सटेंशन डक्ट भी बोलते हैं, और इसको हम ये जो प्रेजेंट होता है पैराटॉइड ये प्रेजेंट होता है चीक्स वाले एरिया में। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। दूसरा ग्लैंड होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे लोअर जॉ में, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रैविन। ठीक है, और थर्ड ग्लैंड होता है हमारा सबलिंगुअल, यानी कि लिंगुअल से मतलब है जीभ का, यानी कि जो हमारे टंग के नीचे हो, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं वॉटसन डक्ट। फर्स्ट ग्लैंड होता है पैराटॉइड जो कि लार्जेस्ट है, और जो छोटा वाला है सबसे छोटा वो होता है लिंगुअल। जो हमारे चीक्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं तो उसको पैराटॉइड बोल दिया कि चीक्स में प्रेजेंट होगा। सब मैक्सिलरी जो बीच वाला है, जो यानी कि जो जॉ में प्रेजेंट होता है। अब एक होता सब मैक्सिलरी जो कि मैंडिबुलर भी बोलते हैं, जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रेनिबी। और थर्ड ग्लैंड होगा सबलिंगुअल, यानी कि जो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं वॉटसन डक्ट। तो 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव सलाइवा वाले स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गए, पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, सलाइवा में हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा में। ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि 30% स्टार्च का स्प्लिटिंग कराते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं उसमें जो 30% जो हो रहा है वो 30% ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे फूड माउथ में, यानी कि 30% जो स्टार्च का जो ब्रेक डाउन कराता है वो हमारा स्लाइवा कराता है। स्लाइवा की जो पीएच होती है वो होता है 6.8। इसमें लाइजोजाइम वगैरह प्रेजेंट होता है, जो कि लाइजोजाइम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि फाइट करते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लैंड हो गई हमारी स्लाइवा वाली स्लाइवरी ग्लैंड, जिसमें 3 आ गए, पैराटॉइड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। इसमें कुछ स्लाइवरी अमाइलेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये 30% चार्ज का स्प्लिटिंग कराती है, और पीएच जो होती है वो होती है 6.8। अब हम बात करते हैं लिवर की। ठीक है, अब लिवर के चारों तरफ की, लिवर जो है हमारे डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द डायफ्राम। ठीक है, ये करीब 1.2 से लेके 1.5 kg का वेट होता है। ठीक है, ये जो लिवर होता है ये हमारे डायफ्राम की जस्ट नीचे होता है, जिसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, लिवर की इसको बोलते हैं हिपैटिक लोब। हिपैटिक लोब जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लिवर की। ठीक है, हिपैटिक लोब में कुछ हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कॉर्ड्स की तरह अरेंज होती हैं। तो जो लोब्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ग्लिप्सन कैप्सूल से। देखो ये हमारी लिवर है, लिवर की एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक है, ये जो कवर्ड है वो कवर्ड है ग्लिप्सन कैप्सूल से। ठीक है,
अब लिवर से एक डक्ट आती है, उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, यानी कि राइट लोब से भी और लेफ्ट लोब से भी, तो दोनों से जो आएगी उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। लिवर जो काम करता है वो बाइल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो जो बाइल जो प्रोड्यूस होती है वो जो स्टोर्ड होती है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल कर आएगी सिस्टिक डक्ट, और लिवर से डक्ट निकल कर आएगी हिपैटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब दोनों मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जब हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट के बाद आएगा हमारा, थोड़ा आगे चलकर आता है हमारा पैनक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पर मिल रही हैं, यानी कि जो दोनों हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल रही हैं उनके बीच में एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, अब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट आ गया और हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट को मिलकर बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। इन दोनों को मिलकर बोलते हैं हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के बाद फिर से एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लिवर का हो गया कि लिवर जो होता है, लिवर एक 1.2 से 1.5 kg का वेट की अप्रॉक्स होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी जो लिवर होता है। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स। तो ये जो राइट और लेफ्ट लोब्स है, इसमें ये जो कवर्ड होती है वो कवर्ड होती है ग्लिप्सन कैप्सूल से, है ना। जो लिवर है उसकी हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लिवर की। ठीक है, जिसमें कि हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, जो हिपैटिक सेल है वो बाइल सीक्रेटेड करता है। जो बाइल सीक्रेट करता है हिपैटिक डक्ट, वो स्टोर्ड होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर और हिपैटिक डक्ट दोनों को मिलकर बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट से के बाद आ रहा है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, फिर आ रहा है पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर आएगा हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को मिलकर बन रहा है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा एक स्पिंक्टर जिसको बोल रहे हैं हम स्पिंक्टर ऑफ ओडियाई। तो ये हमारा सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं पैनक्रियाज की। हमने यहाँ पर पैनक्रियाज देखा था कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो होता है वो दो नेचर का होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो होता है हमारा टू नेचर का होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। पैनक्रियाज जो एक्सोक्राइन है वो पैनक्रियाटिक एकिनेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एंडोक्राइन जो होता है वो हॉर्मोन्स के लिए हॉर्मोन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन में जो डक्ट्स वगैरह होती है, इसमें डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट होती है एक्सोक्राइन पार्ट्स में। लेकिन जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन में जो होता है बीटा सेल होती है और ग्लूकागॉन में जो होती है अल्फा सेल प्रेजेंट होती है। ग्लूकागॉन की वजह से उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया और बीटा सेल की वजह से इंसुलिन की वजह से बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो इनकी वजह से ये कुछ कमी हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि ग्लूकोजन की वजह से, और इंसुलिन की वजह से होती है हाइपोग्लाइसीमिया। तो अभी तक हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया और जिसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिया, साथ में साथ उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो वॉल है उसकी मॉडिफिकेशंस और उनकी वॉल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट जो कि डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। अभी तक हमने पूरा ये पढ़ लिया कि पाथवे क्या होगा, किसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि फूड का डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले जो हमने स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो हमने चीज़ पढ़ी है ना सारी, उनके एक एक कर हम सबकी अलग अलग पढ़ेंगे कि स्टोमक का क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो फूड है वो माउथ में गया। मैंने माउथ के बारे में पहले ही पढ़ा दिया कि माउथ में एक स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और उसमें 3 तरह की थी, और साथ में साथ उसमें स्लाइवरी माइलेज प्रेजेंट होता है जो कि 30% स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब जो हमारा फूड है माउथ से लेके ईसोफेगस से लेके स्टोमक में आता है। तो स्टोमक में क्या होता है, ईसोफेगस में कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, बस मूवमेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्टोमक है फ्लिप फ्लॉप वाली मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से ईसोफेगस से
हमारा फूड जो होता है स्टोमक में आ जाता है। तो स्टोमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने अभी मॉडिफिकेशन में ही बता दिया कि जो हमारी स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीज़ होती हैं, 3 तरह के काम करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का पहला काम है कि म्यूकस को सीक्रेट कराना। म्यूकस यानी कि नेक सेल प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस को सीक्रेट कराने में हेल्प करती है। म्यूकस का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरी होती है पेप्टिक और या फिर चीफ सेल, पेप्टिक भी बोल सकते हैं या चीफ सेल भी बोल सकते हैं। तो चीफ सेल का क्या काम है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज करना। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का क्या काम है, पेप्सिनोजन क्या करती है, जो हमारे स्टोमक में HCl निकल रहा है ना, उस HCl के साथ कंबाइन होकर पेप्सिन बना देती है। तो पेप्सिन का क्या काम होता है कि जो प्रोटीन आ रहा है उसका प्रोटीन का डाइजेशन कराना, यानी कि प्रोटीन्स को प्रोटीएज और पेप्टोन्स में तोड़ना, ठीक है। थर्ड हमारी सेल होती है पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल का काम होता है HCl का निकालना और दूसरा विटामिन B12 का रिलीज करना, यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 जो इनडायरेक्टली जो हमारा ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, इन सब का जो रेगुलेशन वगैरह करता है वो विटामिन B12 करता है एनीमिया वाली कंडीशंस में, ठीक है। तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें 3 तरह की सेल होती है। एक होती है म्यूकस सेल जो कि म्यूकस का सीक्रेट कराती है, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प कराती है। दूसरी होती है पेप्सिनोजन, वो चीप सेल या पेप्टिक सेल जो कि पेप्सिनोजन को रिलीज करती है। पेप्सिनोजन का काम है कि HCl के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन्स को प्रोटीज और पेप्टोन्स में तोड़ना। थर्ड होती है हमारी पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जिसमें HCl निकलता है और दूसरा निकलता है विटामिन B12 जो कि एनीमिक के लिए भी एनीमिक कंडीशन में की वजह से होता है, ठीक है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो। अब हम बात करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि हमारे म्यूकोसल एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। और हमारे कुछ स्टोमक में एक रेनिन भी प्रेजेंट होता है जो कि जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनके मिल्क के डाइजेशन के लिए भी हेल्प कराता है। रेनिन की स्पेलिंग लर्न कर लेना क्योंकि ये अलग अलग यूज़ की गई है, 2 बार अलग अलग तरह की स्पेलिंग है। तो यहाँ पर जो मिल्क डाइजेशन वाली जो स्पेलिंग है वो है RENNIN, ठीक है। इसमें जो हमारा स्टोमक है इसमें कुछ अमाउंट में लाइपेजेस भी निकलता है जो कि हमारे फैट का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। तो जो स्टोमक में जो मेनली डाइजेशन होता है वो होता है हमारा प्रोटीन्स का, जो कि पेप्सिनोजन की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक हमने पढ़ लिया कि स्टोमक में कितना डाइजेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज़ होती हैं, एक तो बाइल जूस जो हमने पढ़ा, एक पैनक्रिएटिक और एक होती है सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले बात करते हैं बाइल जूस जो कि लिवर से निकल रहा था, ठीक है। बाइल जूस में कुछ पिगमेंट्स होते हैं ब्लूवर्डिन और ब्लीवरिन जो कि हमारे जो स्टूल का जो कलर होता है येलो, उसकी वजह से इस पिगमेंट की वजह से ही होते हैं, ठीक है। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगी, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। बाइल जूस में कोई भी तरह की एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। ये लाइपेज को एक्टिव करने का काम करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लूवर्डिन और ब्लीवर्डिन, ठीक है। बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है और लाइपेज को एक्टिव करने का काम करता है बाइल जूस। अब हम बात करते हैं पैनक्रिएटिक की। पैनक्रिएटिक जो होता है इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सारे के सारे इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ में साथ ट्राइजोनोजन प्रेजेंट होता है जो कि एंट्रोकाइनेज से हेल्प करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाता है एंट्रोकाइनेज की हेल्प से। तो पैनक्रियाज में कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज का काम है कि जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन का मैंने काम बता दिया, ठीक है। एक होता है काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ये अभी सारे के पैनक्रिएटिक जितने भी एंजाइम है इनके सबके वर्क अभी अलग अलग हम अभी देखेंगे। अभी तक हमने बाइल जूस का पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सीक्रेशन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा जो होती है, म्यूकोसा उसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है।
इसका जो सीक्रेशन है कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करना, सक्कस एंटेरिकस रिलीज़ करना, यानी कि सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस दोनों ही एक ही बात हो गई। और सब म्यूकोसा यानी कि ब्रूनर ग्लैंड को रिलीज़ कराना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी सारे एंजाइम्स पढ़े, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पोरोकार्बोपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अब इन सब के वर्क सबसे पहले बात करते हैं ट्रिप्सिन की बात करते हैं। पहले पढ़ा था हमने ट्रिप्सिनोजन का काम होता है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना, यानी कि एंट्रोकाइनेज की हेल्प से। अब ट्रिप्सिन का वर्क होता है जो हमारा प्रोटीएज और पेप्टोन्स और प्रोटीएज से, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो टूट रहा था पेप्सिनोजन की हेल्प से पेप्टोन्स और प्रोटीएज में, तो पेप्टोन्स और प्रोटीएज को आगे तोड़ देता है डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड से अमीनो एसिड में डाइपेप्टिडेज की हेल्प से टूट जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड यानी कि जो स्टार्च है, हमारा जो फूड कार्बोहाइड्रेट था वो स्टार्च में टूट रहा था माउथ में। अब माउथ के बाद जो स्टार्च होता है वो अमाइलेज की हेल्प से डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। तो डाइसैकेराइड में जैसे कि माल्टोज से माल्टेज लग जाएगा एंजाइम, तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। लैक्टोज होता है लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज और गैलेक्टेज में टूट जाएगा। सुक्रोज जो होगा सुक्रेज की हेल्प से सुक्रोज वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। यानी कि जो पॉलीसैकेराइड था उसको डाइसैकेराइड में तोड़ने के लिए अमाइलेज जरूरत होगी, और डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में जोड़ने के लिए माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और ये सारे के सारे इसमें एंजाइम्स यूज होंगे। उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड टूट जाता है न्यूक्लियेसिस में, न्यूक्लियस की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लिक एसिड टूट जाता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड से टूट जाता है न्यूक्लियोसाइड में। तो पहले जो टूटता न्यूक्लियोटाइड में वो टूटता न्यूक्लियोएजेस की वजह से, फिर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइडेज की वजह से, फिर न्यूक्लियोसाइडेज से शुगर और बेस में टूट जाता है न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से। अब बात करते हैं फैट की। फैट जो टूट जाता है डाइग्लिसराइड में, डाई से टूट जाता है मोनो में। तो ये जो टूटता है वो लाइपेज की हेल्प से टूटता है, जो कि पाइल सीक्रेटेड करती है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो मैंने पेनक्रिटिक का जो वर्क पढ़े, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, इन सारे के सारा जो डाइजेशन है ना पेनक्रिटिक जो निकाल रहा है उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन से पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो हमारा फैट होता है उसमें 9 किलो कैलोरी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन में भी 4। ये क्वेश्चन मतलब अलग से टेबल दे रखी थी एनसीईआरटी में, तो उसका एक्सट्रैक्ट है कि जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती है फैट में, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में दोनों में 4 किलो कैलोरी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के डाइजेशन की। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का और ड्रग्स वगैरह का। ठीक है, ये वेस्ट को एडहेर करने का काम करता है, लुब्रिकेशन में काम करता है, और अनडाइजेस्टिव जो पार्टिकल्स है उनको काम करता है। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन में इरोसीकल वेव प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट कराती है सीकम से रेक्टम तक। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम और रेक्टम प्रेजेंट होते थे, तो उसमें इरोसीकल वॉल्व प्रेजेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि खाली एब्जॉर्प्शन कराना और फूड को एडहेर कराना और लुब्रिकेशन में हेल्प कराना। अब डाइजेशन तो हो गया फूड का, अब होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है एक्टिव प्रोसेस से, पैसिव प्रोसेस से, फैसिलिटेटेड प्रोसेस से और डिफ्यूजन की थ्रू होता है। जो एक्टिव प्रोसेस से होता है वो होता है अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, सोडियम का ब्लड के थ्रू। पैसिव से होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, क्लोराइड का कुछ स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, और फैसिलिटेटेड जो होता है वो प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न वाला। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो अनएब्जॉर्ब होता है। तो इसकी ये अनएब्जॉर्ब होता है तो उसकी वजह से एक प्रोटीन की कोट लग जाती है इसके ऊपर। जो हमारा फैटी एसिड यानी कि जो ग्लिसरॉल है वो इनसॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल की वजह से इसके ऊपर चारों तरफ एक स्मॉल प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। तो ये जो प्रेजेंट होती है, ये जो ट्रांसपोर्ट कराती है, ये जो हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन में एलिमेंट्री कैनाल की, जो विलाई में ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ वेसल्स
क्रिप्टा फ्लूबरकून, ये सब जो प्रेजेंट होती है लिम्फ वेसल्स, तो ये सारा का जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला है कि पैरासाइट टेपवर्म, राउंडवर्म, पिनवर्म, हुकवर्म, इनकी वजह से भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है जॉइंटिस की जो डिसीज़ है वो, उसमें क्या होता है, आई जो होती है हमारी येलोइश, या आई और स्किन जो होती है येलोइश होने लगती है, और ये बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। इसमें दूसरी डिसीज़ है वॉमिटिंग, इसमें नोजिया की वजह से होती है। मेडुला जो होती है वो वॉमिट सेंटर होती है, और इसमें रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होती है। अब बात करते हैं डायरिया में क्या होता था, लिक्विडिटी हो जाती है, बबल मूवमेंट अब नॉर्मल होने लगता है। उसकी बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, इसमें जो फेशेस होती हैं वो कॉलन में ही रिटेन होने लगती हैं। उसकी बात करते हैं इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन में क्या होता है, एनेक्सिटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्पाइसी फूड की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, या फीलिंग ऑफ फुलनेस इसमें आने लगती है। तो ये इंडाइजेशन वाला कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें PYQ में। अब हम बात करते हैं PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये दो तरह की होती है, एक तो होता है मारिसम और एक होता है क्वाशिकर। जो क्वाशिकर जो डिसीज़ होती है, ये जो होती है मेनली 1 साल से बड़े बच्चों में होती है। इसमें खाली प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी होती है। इसमें क्या होता है, ओडिमा हो जाता है, या बॉडी में जो हो जाती है स्वेलिंग होने लगती है। जो मार्सिसम में ये जो होती है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। ये 1 साल से कम के बच्चों में होती है, यानी कि इन्फेंट में ये होती है डिसीज़। इसमें क्या होती है, स्किन जो होती है ड्राई होने लगती है, थिनिंग होने लगती है, रिंकल्ड होने लगती है, ग्रोथ रेट जो होती है रिटार्डेड होने लगती है, और बॉडी वेट जो होता है नॉर्मल से कम होने लगता है जो चिल्ड्रन का। ठीक है, तो इस तरह हमने पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। उससे पहले एक NCERT से अलग टॉपिक था विटामिन्स के बारे में। ठीक है, ये विटामिन से क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, तो हम इसको पढ़ते हैं पहले विटामिन्स के बारे में। तो जो हमारे विटामिन्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाइट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है वो होता है ADEK, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होता है विटामिन B और उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन C। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल के बारे में पढ़ते हैं ADEK। ए से यानी कि रेटिनॉल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने लगती है, या हमारी ड्राइनेस ऑफ आइज होने लगती है, जिसको हम तो ज़ीरोपिथैलेमिया बोलते हैं। विटामिन D की वजह से होता है कैल्सीफेरोल, इसमें जो होता है कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसमें जो बेबी होते हैं उसमें रैकेट्स होने लगती है, जो एडल्ट्स में होता है ऑस्टियो मलेशिया होने लगता है, यानी कि जो बोन है, जो नी की जो बोन है, घुटनों में दर्द वगैरह, इसकी वजह से होता है विटामिन D की वजह से। विटामिन E जो होता है इनफर्टिलिटी कॉज करता है, जिसको बोलते हैं टोपोफिरोल। ठीक है, विटामिन K जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसमें बोलते हैं फाइलोक्विनोइन। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की। फैट सॉल्युबल में A में आई की वजह से, D जो हो गया हमारा और रैकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन E की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और विटामिन K की वजह से क्लॉटिंग वाला आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की वजह से। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं विटामिन B12, विटामिन B और उसके कॉम्प्लेक्सेस, और विटामिन C। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C में जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी वजह से स्कर्वी होने लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 जो होता है थायमीन होती है, इसकी वजह से बेरी होने लगती है। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होते हैं, जिसके से चिकोलोसिस होने लगती है। विटामिन B3 जो होता है नाइकिन और निकोटिनिन बोलते हैं, जिसको प्लगेरिया होने लगता है। विटामिन B5 से पेंटोटोनिक एसिड निकलता है, जिसकी वजह से डर्मेटिस होने लगते हैं। विटामिन C में भी पाइरोडोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से डर्मिस होने लगते हैं। विटामिन B7 में बायोटिन होता है। विटामिन 9 में फॉलिक एसिड होता है, जो कि मेगा ब्लास्टिक एनीमिया में मतलब डिसीज कॉज करता है। विटामिन B12 जो होता है साइनो कोबाल्ट अमीन होता है, जिसमें कि परनीशियस एनीमिया होने लगता है। विटामिन B12 जो है हमने भी अभी पढ़ा भी था। अब विटामिन 17 जो होता है लैक्ट्राइल एंटी कैंसर वाला विटामिन होता है। ठीक है, तो विटामिन B1 जो होगा बेरी, विटामिन B2 जो होगा चिलोसिस होगा, विटामिन B3 प्लगेरिया, B5 और B6 जो होगा दोनों सेम होंगे, B7 में कोई होगा नहीं। B9 जो होगा फॉलिक एसिड वाला होगा, जिसमें कि एनीमिया हो जाता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 जो
विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और विटामिन 17 से कोई डिसीज़ नहीं होती, विटामिन C से जो होता है वो हो जाता है विस्कर भी। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अब हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग जो हो रहा है वो सिनोनियम है वेंटिलेशन का, या तो ब्रीथिंग बोल रहे हैं या वेंटिलेशन बोलते हैं, दोनों ही सेम बात आ गई, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, कि हम जो सांस लेते हैं, जो हम जो हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 का रिमूव आउट करते हैं, वो जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसको हम पढ़ेंगे वो कैसे कैसे होती है। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन में हम O2 ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लंग्स की हेल्प से। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म में क्यूटिकल्स के थ्रू लेते हैं, अपना सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। कॉकरोच जो होता है ट्रैकिया की हेल्प से। ऑर्थ्रोपोड जो होता है प्रॉन्स और मोलस्का जो होते हैं गिल्स की हेल्प से। और रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल यानी कि राम, यानी ये करते हैं लंग्स की हेल्प से। जैसे कि मैमल्स आ गए, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, तो हम करते हैं लंग्स की हेल्प। लंग्स जो कवर्ड होता है वो कवर्ड होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो होता है आउटर और एक होता है इनर। जो आउटर वाली होती है वो थोरेसिक कैविटी के क्लोज्ड होती है, यानी कि जैसे कि लंग्स है उसकी दो लेयर है, एक आउटर एक इनर। इनर वाली जो अंदर की तरफ होगी, तो अंदर की तरफ जो होगी वो होगी लंग्स के सरफेस से एसोसिएटेड, और जो बाहर वाली होगी यानी कि जो आउटर वाली होगी वो थोरेसिक से क्लोज्ड होगी, ठीक है। तो यही बता दिया कि आउटर और इनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग वाले जो प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस की कैसे कैसे होगा। सबसे पहले हमारे जो नोज़ है वहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ से जाएगा नेज़ल चैम्बर में। नेज़ल चैम्बर जो होता है सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। नेज़ल चैम्बर जो होता है सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर हमारा बनवा हुआ होता है। नेज़ल चैम्बर से जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, यानी कि फेरिंग्स फूड पाइप, फिर लैरिंग्स यानी कि विंड पाइप। तो फेरिंग्स वाला तो डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया, फेरिंग्स डाइजेशन वाला हटा दो। अब फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स यानी कि फूड पाइप वाला, जिसमें कि ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लैरिंग जो होता है हमारा साउंड बॉक्स होता है, जो कि डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था कि एक होता है डोर्सल साइड और एक होता है वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है हमारा जो होता है लैरिंग्स, डोर्सल साइड जो प्रेजेंट होता है वो होता है फेरिंग्स, और जो लैरिंग्स होता है वो हमारा आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लैरिंग्स में जो होता है एपिग्लॉटिस होता है, दोनों में ही एपिग्लॉटिस था, जो कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप था, जो कि फूड की एंट्री के लिए रोक रहा था। अब फूड की एंट्री रोक दी तो वहाँ पर लैरिंग जो हो गया वो खाली पड़ गया, वहाँ पर खाली एयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो होता है वो एयर जाती है। ये कार्टिलेजियस इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। अब लैरिंग से जाएगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है शी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, जो कि ये इसकी वजह से होती है रिंग, ताकि वो कोलैप्स को प्रिवेंट कर सके। जब वो एयर आएगी जाएगी तो कोलैप्स ना हो जाए दोनों, तो उसकी वजह से कार्टिलेजिनियस रिंग होती है। तो जो ट्रैकिया होता है हमारे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, वो उसमें डिवाइड हो जाता है, फिफ्थ वाली थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड हो जाता है हमारा ट्रैकिया। वो राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड हो जाता है। राइट लोब में हो जाता है 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में होते हैं 2 लोब। राइट में 3 और लेफ्ट में 2। राइट और लेफ्ट लोब के बाद डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, थर्ड टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी से टर्मिनल में, टर्मिनल से एल्वुलाई में। एल्वुलाई में ही जो मेजर एक्सचेंज होता है हमारी गैसेस का, ठीक है। एल्वुलाई जो होती है एक्चुअल साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की, और ये वेस्कुलर बैग होती है, थिन वेस्कुलर बैग होता है हमारा एल्वुलाई। ये हमारा हो गया पूरा पैसेज, ठीक है, कि कैसे कैसे जाएगा। पहले नॉस्ट्रिल से नसल चैम्बर में फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट लोब, लेफ्ट लोब, राइट में 3 और लेफ्ट में 2, फिर उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल, और उसके बाद जाएगा एल्वुलाई, जिसमें मेजर एक्सचेंज होगा गैसेस का। अब हम बात करते हैं लंग्स की, ठीक है। लंग्स जो होते हैं हमारे एयर टाइट चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये थोरेसिक चैम्बर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल में होता है वर्टिब्रल, फ्रंट में होता है स्टर्नम,
हमें पता है लंग्स के आगे की तरफ जो होती है वो होती है स्टर्नम, पीछे की साइड जो होती है वर्टिब्रल होती है, साइड में लंग्स के रिब्स प्रेजेंट होती है और नीचे की तरफ डायफ्राम प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारे लंग्स का वो रीज़न बता दे कि कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग के मैकेनिज्म की। दो तरह की ब्रीथिंग होती है, एक होती है इंस्पायरेशन और एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, एक्सपायरेशन जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। जब अंदर की तरफ लेते हैं यानी कि जब O2 को लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, और जब हम बाहर निकालते हैं यानी कि एक्सपायरेशन यानी कि एयर का मूव आउट होना। इंस्पायरेशन में क्या होता है, हमारी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, प्रेशर कम होने लगता है और एटमॉस्फेरिक पल्मोनरी प्रेशर कम होने लगता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होने लगता है। ठीक है, इंस्पायरेशन के टाइम जो होता है हमारी जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे कि आप सांस लेकर देखो तो हमारी जो मसल्स होंगी वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, अंदर का वॉल्यूम प्रेशर घटने लगेगा और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो हमारी गैसेस अंदर आ सकती है, यानी कि डिफ्यूज़न की होगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जब बाहर हाई कंसंट्रेशन होगा, अंदर लो कंसंट्रेशन होगा, तो पी एटमॉस्फेरिक जो होगा वो ज़्यादा होगा और इंटर पल्मोनरी प्रेशर जो होगा हमारा कम हो जाएगा और वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। इंटर पोस्टीरियर एक्सिस जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर उठने लगेगा जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, है ना, और डोर्सल वेंट्रल जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स वगैरह डिक्रीज होने लगेंगी और जो हमारी जो बॉडी होगी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट है, वॉल्यूम बढ़ने लगा, प्रेशर कम होने लगा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ने लगा है। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की। हमने पढ़ लिया इंस्पायरेशन, अब हम सांस बाहर छोड़कर देखते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, CO2 का निकलना हो रहा है बॉडी से। तो जब हम निकल रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होने लग रहा है। जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जब कम होने लगेगा तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स होने लगेगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। पहले तो वो रिलैक्स थी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा हमारा कम होने लगेगा और जो हमारी एयर है वो बाहर की तरफ मूव आउट होने लगेगी, यानी कि हमारी जो CO2 है वो बाहर निकलने लगेगी। ये हमारा होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, हम जो ब्रीथ करते हैं वो 12 से 16 टाइम करते हैं पर मिनट। इसको मेज़र करने के लिए जो एक डिवाइस है उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर सारी ब्रीथिंग को डिटेक्ट कर लेता है, सिर्फ रिड्यूसल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और जितनी भी कैपेसिटी है उसके बारे में। सबसे पहले हमारा नॉर्मल जो रेस्पिरेशन जो होता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन हम कितना इंस्पायर कर रहे हैं और कितना एक्सपायर कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो होता है 500 ml। यानी कि ये वाली जो ग्राफ है ना, ये वाला नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन शो कर रहा है। जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए थोड़ा सा तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली। जब आप सांस ले रहे हो एक साथ थोड़ा फोर्स से ले रहे हो तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 2500 से 3000 मिलीलीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब एक होता है हम सांस एक तो ले रहे हैं फोर्सफुली और एक सांस छोड़ रहे हैं फोर्सफुली। तो जब फोर्सफुली करते हैं तो उसको बोलते हैं ERV, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से जाएगा। तो ERV जो होता है वो हमारा 1000 से 1100 ml के रेंज में होता है। नॉर्मल जो होता है 5000 होता है। टाइडल जो होता है वो 2500 से 3000 होता है, वो सॉरी इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपायरेशन हो जो होता है 1000 से 1100 के रेंज में होता है। और उसके बाद जो होता है उसके बाद भी हमारे जो लंग्स है ना उसमें कुछ एयर बचने लगता है। हमें पता है हमारे लंग्स हम जैसे कि हमारे जो लंग्स है ना उसमें कुछ ना कुछ एयर उसके बावजूद भी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम रिड्यूसल वॉल्यूम। ये जो होता है 1100 से 1200 कि ml के अप्रॉक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली रेस्पिरेशन वॉल्यूम की। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि हम जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मल हम जो सांस ले रहे हैं उसका जो फोर्सफुली सांस ले रहे हैं उन दोनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि IC। एक होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें कि टाइडल वॉल्यूम और ERV आएगा। एक
जब हम एक होते हैं वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, IRB, ERV और TB, इन तीनों को ऐड कर दे तो हमारे बन जाता है वाइटल कैपेसिटी। एक होती है फंक्शनल रिड्यूसल कैपेसिटी। फंक्शनल रिड्यूसल कैपेसिटी होती है कि नॉर्मल रेस्पायरेशन, हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम ब्रीथ मतलब इनहेलेशन कर रहे हैं, तो हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद जो बचा हुआ सब कुछ, यानी कि जो ERB और हमारा रिड्यूसल वॉल्यूम है, उसको बोलते हैं फंक्शनल रिड्यूसल कैपेसिटी। एक होती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में जितना भी हमारा VC यानी कि IRB, ERB और TB जितना भी है, और साथ ही साथ रिड्यूसल वॉल्यूम यानी कि ये वाला तीनों, और इसके साथ ये वाला, यानी कि जो पूरा ही इसको मेज़र कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, तो ये हमारा होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, कि एक्सचेंज कैसे होती हैं गैसेस। जो एल्वोलाई है वो हमारा प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैस की, ठीक है। अब पहले बात करते हैं सॉलिबिलिटी के बारे में। जो हमारी CO2 की और जो O2 की जो सॉलिबिलिटी है वो 20 से 25% होती है, ठीक है। CO2 की जो कैपेसिटी है सॉलिबिलिटी वो होती है 20 से 25% होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो 20 से 25% कम होती है, यानी कि CO2 की जो कैपेसिटी है 20 से 25 टाइम हायर होती है O2 से। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस के बारे में बात करते हैं। ये एल्वोलाई जो होती है उसका डायग्राम है पूरा। ये अंदर की तरफ एल्वोलाई कैविटी है, उसके बाहर है सिंपल स्क्वैमस, फिर बीच में बेसल, फिर आगे की तरफ फिर आएगी एंडोथीलियम। इनके बीच में जो बेसल और एंडोथीलियम में कुछ RBCs प्रेजेंट होती हैं। ये जो थिकनेस होती है वो डिफ्यूज़न की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न, इस टाइप से होता है। तो ये हमारा डायग्राम है एल्वोलाई का पूरा, उसकी थिकनेस की, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की कैसे कितनी कितनी थिकनेस होती है। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसका जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का होता है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो होती है 159 और O2 की होती है 0.3, ठीक है। अब एल्वोलाई में कितनी हो गई, 104 हो गई, और CO2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन हो गई 40। एल्वोलाई में 104 O2 की और 40 CO2 की। ऐसी ब्लड में 40 और ऑक्सीजन में CO2 में 45, यानी कि ऑक्सीजन की जो ब्लड में होगी वो होगी 40 और ऑक्सीजन की CO2 वाली जो डिजॉल्वेशन वाली होगी वो होगी 45, क्योंकि हमारा जो CO2 है उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से इसकी 45 होगी और ऑक्सीजन की होगी 40। ब्लड में सिस्टमेटिक आर्टरी में जो होगी वो होगी 95 और ऑक्सीजन की CO2 की होगी वो होगी 40, ठीक है। ये हमने एटमॉस्फेरिक का बता दिया। ये हमारे हो गए पार्शियल प्रेशर। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। जो ऑक्सीजन होता है उसमें 3% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन जो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि 97% प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। अब हम बात करते हैं CO2 की। CO2 जो होता है हमारा 7% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 23% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और 70% जो बनाता है बाइकार्बोनेट बनाता है। हर एक 100 ml के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो 5 ml O2 डिलीवर करता है टिश्यू तक। ऐसे ही हर 100 ml में 4 मिलीलीटर CO2 डिलीवर करता है, यानी कि जो 100 ml है उसमें 5 ml जो करता है डिलीवर करता है ब्लड ऑक्सीजन को, और 4 ml जो डिलीवर करता है वो करता है CO2, ठीक है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। ये हमारा हीमोग्लोबिन का डायग्राम है जिसमें 4 आयरन के मॉलिक्यूल है, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ये पूरा हमारा हीमोग्लोबिन का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। इसका ये होता है ग्राफ, ये होता है परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है। ये हमारा ये जो ग्राफ है ये होता है हमारा सिग्मॉइड कर्व, जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। इसमें एक होती है लेफ्ट शिफ्ट जो कि अपर साइड होती है, एक होती है राइट शिफ्ट जो कि नीचे की साइड होती है। सिग्मॉइड कर्व के ऊपर वाली जो शिफ्ट होगी उसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, जो नीचे वाली होगी वो होती है राइट शिफ्ट। जो लेफ्ट शिफ्ट होती है वो फॉर्मेशन होती है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगी, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होने लगेगी तो डिफॉर्म होने लगेगी तो उसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होने लगेगी तो ये ऊपर, और कम होने लगेगी तो नीचे। ठीक है, जब PO2 ज़्यादा होने लगेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होने लगेगी और CO2 कम होने लगेगी। जब CO2 कम होने लगेगी तो टेम्परेचर भी कम होने लगेगा और H+ आयन का कंसनट्रेशन भी कम होने लगेगा, और pH जो होने लगेगा ज़्यादा होने लगेगा। इसको बोलते हैं हम हेल्डेन इफेक्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कम होने लगती है, PCO2 बढ़ने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, H+ का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है और pH कम होने लगती है। मेन ये याद रखना, लेफ्ट शिफ्ट में जो होता है ऑक्सीजन बढ़ने लगती है और pH बढ़ने लगता है। राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन कम होने लगती है और pH भी कम होने लगता है। राइट शिफ्ट को बोलते हैं बोर इफेक्ट और लेफ्ट शिफ्ट को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं 70%। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। अब कार्बोनिक एसिड से H+ और HCO3 बन जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। रिवर्स प्रोसेस है। अब बाइकार्बोनेट से सोडियम मिलकर बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, और H+ से Hb मिलकर बन जाता है HHB+। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तुम्हारा जो ब्रेन होता है उसमें मेडुला रीजन होता है। मेडुला जो होता है वो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है उसमें जो मेडुला है वो ही कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी की रिदम को। ठीक है, इसमें जो पोन्स होता है वो न्यूमेटिक सेंटर होता है, जो कि शटडाउन सेंटर बोला जाता है। ये इंस्पायरेशन रेट को स्लो करता है और ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने लगता है। इसमें कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो कि पेरिफेरल होते हैं। इसमें ऑर्टिक आर्क होते हैं, जो उसमें ऑर्टिक बॉडी होती है, उसमें कोरोनरी आर्टरी होती है जिसमें कैरोटिड बॉडी होती है। अब सेंट्रल से CNS से मेडुला तक ये हमारा पूरा पाथवे होता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले जो इसका जो टॉपिक है, इसके जो डिसऑर्डर होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एक होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होते हैं ना, उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। एम्फीसीमा में क्या होने लगता है कि जो हमारी एल्वोलाई है ना वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से जो स्पेस होता है एल्वोलाई का वो कम होने लगता है और डेड स्पेस बढ़ने लगता है। यानी कि फालतू वाला जो स्पेस है, जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो बढ़ने लगती है, और जो एक्चुअल स्पेस है, जो एरिया है वो घटने लगता है। तीसरी डिसीज हो सकती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये होती है सिलिकोसिस, जो कि सिलिका की डस्ट की वजह से होती है, और चॉलकोसिस जो कि चौक की डस्ट की वजह से होती है। इसमें और जो फैक्ट्रीज वगैरह का या जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो ग्राइंडिंग स्टोन्स की ग्राइंडिंग होने लगती है और जो ब्रेकिंग होने लगती है, उसकी वजह से कुछ जो डस्ट होती है वो हमारे अंदर तक पहुंच जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर होने लगता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, एक अस्थमा और एक एम्फीसीमा। ठीक है, ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो हमारी सेल है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस, ये सब प्रोवाइड करती है, और कुछ हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस भी होते हैं इसमें, हमारी जो सेल है उसमें। ठीक है, तो जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है, पूरा फ्लूइड बॉडी फ्लूइड जो होता है, वो सर्कुलेशन जो होता है वो ब्लड की हेल्प से, लिम्फ वगैरह की हेल्प से होता है। ठीक है, तो हम इसमें पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन तक कैसे कैसे पहुंच पाते हैं। तो हम इसमें मेनली पूरा इसमें यही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। जो ब्लड होता है उसको हीमोफाइसिस बोलते हैं। लिम्फ जो होता है मिडल मैन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच का। ठीक है, अब ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें 55% जो होता है ब्लड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, जिसमें कि 55 का 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और 6 to 8% जो होता है प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है।
ठीक है। एक होते फिब्रोजन। फिब्रोजन का काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर का। ग्लोबुलिन जो कि डिफेंस में हेल्प करती है। एल्बुमिन जो कि ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है। और कुछ मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सारे के सारे प्लाज्मा में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं हम सीरम। प्लाज्मा में जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सीरम। तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन से प्रेजेंट होते हैं 6 to 8% और 90 से 92% प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ब्लड का 55% होता है। ठीक है। फिब्रोजन क्लोटिंग फैक्टर, ग्लोबिन डिफेंस के लिए, एल्बुमिन ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए, और कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सीरम। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। हमने पढ़ा कि 55% जो होता है प्लाज्मा और 45% जो होता है ब्लड का, वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 चीज़ आ गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है। ये रेड बोन मैरो की वजह से फॉर्म होता है। ये 100, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। इसमें आर्थ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है। अगर स्प्लीन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्प्लीन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी जो होता है हमारी बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, इसमें ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। एक एवरेज ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में आरबीसी जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव शेप होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट, जिसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेड कलर होने लगता है। अब लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। वो न्यूक्लिएटेड थे, ये न्यूक्लिएटेड होने लगते हैं। ये लेस इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट थे आरबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी है वो लेस इन नंबर होते हैं। ये इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है। ये 6000 से 8 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं ब्लड में। ये 2 तरह के होते हैं डब्ल्यूबीसी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट भी आगे डिवाइड होने लगते हैं। एग्रेनुलोसाइट डिवाइड होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में। लिम्फोसाइट में होता है बी और टी। बी जो होता है बी लिम्फोसाइट वो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। टी जो होता है थाइमस, यानी कि थाइमस में प्रेजेंट होता है। बी का जो काम है वो एंटीबॉडी बनाना है बोन मैरो का। थाइमस का काम है साइटोटॉक्सिन रिलीज करना। ठीक है। जो कि किलिंग करने लगता है हार्मफुल वगैरह को। एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट में क्या होता है 6 to 8% होता है। ये फैगोसाइटिक होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट जो होता है ये हमारा 3 टाइप्स का होता है, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल जो होते हैं हमारे 2 से 3% होता है डब्ल्यूबीसी का। बेसोफिल जो होते हैं 0.5 से 1% होते हैं, और न्यूट्रोफिल जो होता है 60 से 65% होते हैं डब्ल्यूबीसी का। एसिनोफिल यानी कि एसिड, यानी कि जो स्टेन करते हैं एसिडिक डाई में। ठीक है। ये एलर्जिक में और पैरासाइट में हेल्प करते हैं। इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियाई की। बेसोफिल जो होते हैं लीस्ट नंबर होते हैं, इसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हिस्टामिन जो कि वेसोडाइलेटर होता है, सीरोटोनिन जो कि वेसोकंट्रैक्टर होता है, और हिपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर, सीरोटोनिन वेसोकंट्रैक्टर और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, ये ट्राइलोब्स की कंडीशन में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल जो होता है 60 to 60% डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में डाई स्टेन करते हैं। ये फैगोसाइटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और ये मल्टीलोब वाले कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 वीक का ही होता है। ये कोगुलेशन और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प कराते हैं। ये 15 लाख से 3.5 लाख के करीब प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ये एक्सेसिव लॉस होने लगती है। अगर ब्लड का एक्सेसिव लॉस होने लगेगा तो प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड का प्लाज्मा पढ़ लिया, प्लाज्मा में क्या है। उसके बाद हमने फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हमारा प्लेटलेट्स के सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सेल जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट
वेस्ट को प्रोड्यूस करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ये सब प्रोवाइड कराती है हमारी सेल। जो हमारी बॉडी कैविटी होती है, जो सर्कुलेशन होता है स्पॉन्जेस और कॉलेंट्रेटा में, ये होता है बॉडी कैविटी के थ्रू, और हाई ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड और लिम्फ की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुपिंग जो दी थी वो दी थी कार्ल लैंड इंस्टन है, ठीक है। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया था। इन्होंने कोडोमिनेंस और मल्टी एलिलिज्म वाला जो फैक्टर है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप की वजह से ही आया था। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है हमारा एबी पॉजिटिव, जो हर किसी से ले सकता है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है यानी कि जो हर किसी को दे सकता है वो होता है ओ नेगेटिव। एंटीजन यानी कि जो शुगर प्रेजेंट होती है आरबीसी के सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम एंटीजन। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ ए और बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिथ्रोप्लास्टिस फाइटोलिसिस की। ये मेन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसमें क्या होता है, फीमेल में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, फीटस में होता है RH पॉजिटिव। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, एक कॉल था। अब हम बात करते हैं एरिथ्रोप्लास्टिक फाइटोलिसिस की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मानो कि मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो है RH पॉजिटिव, और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, ठीक है। अब उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, RH पॉजिटिव मेल का था और RH नेगेटिव फीमेल का है। अब वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जो बेबी जो बना वो बना, और जो फीटस बना वो हो गया RH पॉजिटिव, ठीक है। तो जो पार्टुरेशन यानी कि जो डिलीवरी वगैरह का जो टाइम आएगा, उसमें जो बेबी का और जो मदर का जो ब्लड है वो मिक्स होने के चांसेस हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने लगेगा। तो मिक्स होने लगेगा तो उसकी वजह से जो फीमेल है वो, जब वो दूसरा कोई और ब्लड ग्रुप आने लगा, RH पॉजिटिव आने लगा, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, ठीक है। अब फर्स्ट केसेस में तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल नहीं हुआ, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी आई तो उसमें क्या हो गया कि ब्लड की जो हमारा फीटस का अगर RH पॉजिटिव हुआ या RH नेगेटिव हुआ तो वहाँ पर हार्मफुल होने लगेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि फीटस का जो RBC है वो रैप्चर करने लगेगा, क्योंकि उसने पहले से ही एंटीबॉडीज बना ली हैं उसके थ्रू, RH पॉजिटिव के थ्रू, और फीटस जो होगा वो एनीमिया से सफ़र होने लगेगा, या इससे हार्मफुल कंडीशंस में एक डेथ भी होने लगेगी फीटस की। तो ये एरिथ्रोब्लास्टिस फाइटोलिसिस ये एक डिसीज़ है, कॉज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की कोगुलेशन के बारे में। इसमें इंजरी और ट्रॉमा होने लगता है। इसमें जो होता है कोगुलेशन मैकेनिज्म होने लगती है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का सीकम प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर इंजरी होगी तो कोगुलेशन मैकेनिज्म होगी। अब जैसे कोई इंजरी हो गई तो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का प्रेजेंट होने लगता है। जैसे कहीं कट लग गया, कुछ टाइम बाद जो ब्लड सूख जाएगा तो वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम प्रेजेंट होने लगता है, जो कि क्लॉटिंग और कोगुलेशन में हेल्प कराता है। इसमें प्लेटलेट्स होते हैं जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, जो कि थ्रोम्बोकाइनेस की हेल्प से बनता है। फिर थ्रोम्बिन से फिब्रोजन बनता है, फिब्रोजन से बनता है फिब्रिन। फिब्रोजन से जो फिब्रिन बनता है उसमें कैल्शियम निकलता है। अगर कैल्शियम कम होने लगेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा हमारा डिले करने लगता है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर में जो मेन रोल होता है वो होता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर सही होने लगेगा, अगर कैल्शियम का अमाउंट कम हो गया तो क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारा डिले होने लगता है। तो कैल्शियम क्या करता है, फिब्रोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने लगता है, जो कि फिब्रिन का काम है कि क्लॉट को फॉर्म करना। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की।
ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह इन सब में जो होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकलर होता है। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ना, उसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, यानी कि 2 ही आर्टरी होती है और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। अब हम पूरे हार्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इन चारों चैम्बर के बीच में एक स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, या इंटर आर्ट्रियम स्पेक्ट्रम। इंटर आर्ट्रियम स्पेक्ट्रम जो होता है वो थोड़ा थिन होता है, ये थिक होने लगता है, यानी कि जो राइट और लेफ्ट वाले चैम्बर को सेपरेट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को करे उसको बोलते हैं इंटर आर्ट्रियम, और जो वेंट्रिकुलर को करे उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट की जो साइड में, हार्ट की जो 3 लेयर होती हैं, पहली जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं, बाहर वाली को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम की। उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का हेल्प कराता है। ठीक है, वो ये रहा। उसके बाद आता है दूसरी लेयर होती है मीजोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, जो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। अब जो हमारा हार्ट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस वॉल्व का नाम है ट्राइस्कस्पिड वॉल्व या कस्पिस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुपीरियर वॉल्व और ऑब्लिक ट्यूब इसमें प्रेजेंट होती हैं, और नीचे कोरोनरी ट्यूब साइनस और कोरोनरी साइनस और विस्कस वॉल्व इसमें प्रेजेंट होने लगती हैं। और एक होती है इंफीरियर वॉल्व यानी कि यूस्टेशियन वॉल्व इसमें प्रेजेंट होती है। ये 3 तरह की ट्यूब इसमें प्रेजेंट होती है। एक इंफीरियर वॉल्व, इसका यूस्टेशन बोलते हैं, दूसरी को बोलते हैं कोरोनरी साइनस या इनकी बाइकस वॉल्व, एक होती है सुपीरियर वॉल्व यानी कि ऑब्लिक ट्यूब। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में होती है एक अरोटा, एक होती है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर मतलब बॉडी से ऑक्सीजन को जो कैरी कर लेकर आती है वो होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, पहले ब्लड आया बॉडी से पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन में, फिर यहाँ से वापस चला गया अरोटा में, अरोटा से फिर आएगा बॉडी से ऑक्सीजनेटेड जाएगा बॉडी में और डीऑक्सीजनेटेड आएगा बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आएगी, ये पूरा इसमें पाथवे होगा। ठीक है, और कुछ साइड नीचे की साइड इसमें मायोकार्डियल वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट टेंडने प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट जो होता है एक मीजोडर्मल ऑर्गन होता है जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लंग्स के बीच में। ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ये हमारे इतना बड़ा होता है जितने हमारी एक मुट्ठी है। ठीक है, इसकी जो वॉल होती है हार्ट की, वॉल ऑफ वेंट्रिकल लेफ्ट एंड थिकर देन आर्टरी। जो हार्ट की जो वॉल होती है वेंट्रिकल की वो थिक होने आर्टरी से थिक होती है, यानी कि ऊपर की जो वॉल होती है वो थिन होती है, जो नीचे की जो वॉल होती है वो थिक होने लगती है। थिक में भी जो लेफ्ट वाली वेंट्रिकल की वॉल है नहीं ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ जो होता है टिश्यू फ्लूइड होता है, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये मिडल मैन की तरह वर्क करता है। इसमें हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, लिम्फोसाइट, प्रोटीन, कैल्शियम, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 इसमें प्रेजेंट होने लगता है। ये लिम्फोसाइट और कैपिलरीज को कलेक्ट करने का हेल्प करती है। इसमें लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें लैक्टेल्स जो कि फैट एब्जॉर्बेबल है वो इसमें प्रेजेंट होने लगता है। लिम्फ डक्ट और ये और से वेना कावा तक पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। ओपन जो पाथवे होता है वो ऑर्थोपोडा और मोलस्का में होता है, क्लोज जो होता है एनिलिडा और कॉर्डेटा में होता है। ओपन जो होगा ऑर्थोपोडा और मोलस्का, और क्लोज होगा एनिलिडा और कॉर्डेट में होगा। ठीक है, फिशेज में 2 चैम्बर होता है, एक आर्टरी और एक वेंट्रिकुलर। एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में
जिसमें कि क्रोकोडाइल को हटा दो तो 3 चैम्बर होगा, इसमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकुलर। और क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में ये 4 चैम्बर होगा, यानी कि 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकुलर। अब हम बात करते हैं कंडक्टिव सिस्टम की। जो हमारा हार्ट होता है उसका राइट वाला चैम्बर जो होता है, राइट आर्ट्रियम वाला, उसमें एक उसकी जो वॉल वो होती है उसमें ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। ये पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, ये राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में प्रेजेंट होता है। इसमें 70 से 75 डिपोलराइजेशन होता है। ऐसे नोड से आता है एवी नोड। एवी नोड जो होता है आर्टरी वेंट्रिकुलर नोड स्पेक्ट्रम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें 40 से 45 डिपोलराइजेशन पर मिनट होती है। इसको बंडल ऑफ जो एवी नोड है उसके बाद आता है बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस जो होता है वो आगे पुरकेंजी फाइबर में ब्रेक होने लगता है अलग अलग राइट और लेफ्ट ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस से पुरकेंजी फाइबर, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर। अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है पूरी। ये 70 टाइम पर मिनट, मतलब 0.8 सेकेंड की है तो 60 सेकेंड में होगी, तो 72 टाइम्स पर मिनट हमारी कार्डियक साइकिल, मतलब 72 टाइम हमारा जो हार्ट बीट होता है 1 मिनट में, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल में क्या होता है, 0.1 सेकेंड में आर्टरियल सिस्टोल होती है, यानी कि दोनों जो आर्टरियाँ होती हैं वो सिस्ट होने लगती हैं, और आर्टरी और वेंट्रिकुलर जो आर्टरी वेंट्रिकुलर ओपन होने लगता है और सबम्यूरल वॉल्व जो होती है वो क्लोज होने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकेंड की होती है। इसमें आर्टरी वेंट्रिकुलर क्लोज होने लगती है और सबम्यूरल वॉल्व ओपन होने लगती हैं। और 0.4 जो होता है जॉइंट डिस्टल होता है, जिसमें कि डब साउंड आती है। इनमें तो आती है लब साउंड 0.1 वाले में। और जॉइंट 2.4 सेकेंड के लिए होता है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें डब साउंड होने लगती है। इसमें सेमिनुलर वॉल्व जो होते हैं क्लोज होने लगते हैं। इसमें हाई पिच होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और एवी वॉल्व ओपन होने लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईसीजी की। ये वाला जो ग्राफ है ये ईसीजी को शो करता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्यूआरएस रिप्रेजेंट हार्ट बीट। जितनी ज़्यादा क्यूआरएस वाली, ये वाली जो कितनी क्यूआरएस होंगी उतनी ज़्यादा हार्ट बीट होंगी। यानी कि अगर हार्ट बीट को नंबरिंग करनी है ना, हमें कि गिनना है कि कितनी हार्ट बीट है, तो हम क्यूआरएस वाला जो ग्राफ है उसको काउंटिंग करते हैं। पी वेव जो रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन को, आर्टरिया की डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यूआरएस जो रिप्रेजेंट करती है ये वेंट्रिकुलर की डिपोलराइजेशन को और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो टी वेव है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। अब रेगुलेशन बताते हैं कार्डियक एक्टिविटी का। एएनएस के थ्रू होता है। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह से होता है। सिंपैथेटिक में क्या होगा, फाइट, फियर, फ्लाइट, इनकी वजह से होगा। इसमें इमरजेंसी हार्मोन निकलने लगता है, ऐसे नोट से हार्ट में होती है, और इसमें क्या होता है हार्ट रेट इंक्रीज होने लगता है। पैरासिम्पैथेटिक कब होगा, जब रेस्ट और डाइजेशन के टाइम इसमें आइसिटाइलकोलिन निकलने लगता है ऐसे नोड में, और इससे क्या होता है हार्ट रेट इंक्रीज होने लगता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। इसमें आएगा एक एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है चेस्ट, एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन की जो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो हार्ट तक वो होती है, और आर्टरिया जो होती है वो नैरो होने लगती है। हार्ट फेलियर में क्या होता है ब्लड जो होता है पूरा फुलफिल नहीं कर पाता और हार्ट बीट स्टॉप होने लगती है, और जो हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज होने लगती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अप्रॉक्स 70 ml। अब एक बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट पर मिनट, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसमें 72 टाइम्स हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70, तो यानी कि 5 ml जो होता है हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, मतलब हमारा पूरा पाथवे कैसा था। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम राइट वेंट्रिकल की। हमारा जो हार्ट था ये पूरा जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये लेफ्ट आर्टरियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब राइट वेंट्रिकुलर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकुलर से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, ठीक है, ये लंग्स है, यहाँ पे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। लंग्स से क्या होगा, लंग्स से जाएगा, लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड से लंग्स से क्या होगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा।
PV के थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट आर्टरी में यहाँ पे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा यहाँ से अरोटा में। अरोटा में क्या, अरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा अरोटा से, फिर बॉडी तक, अरोटा से लंग्स में जाएगा, लंग्स से पूरी बॉडी में चला जाएगा, अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। अब बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर फिर ये वापस जाएगा राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकुलर, जैसे कि पहले राइट वेंट्रिकुलर, फिर लंग्स, फिर राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकुलर, फिर अरोटा, फिर लंग्स, फिर राइट आर्टरियम। ये हमारा पूरा सर्कुलेशन होता है हमारी हार्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आर्टरी जो होती है सबसे ज़्यादा एरिया होता है, फिर आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरीज, फिर वेना कावा, फिर वेन्यूल्स और फिर होता है वेन्स। जैसे कि मानो ये वेन है, वेन डिवाइडेड होगी वेन्यूल्स में, फिर वेन्यूल से वेना कावा से कैपिलरीज, फिर आर्ट्रियोल, फिर आर्टरीज। जो यूरिया जो होता है लिवर में मैक्सिमम इन, यूरिया जो होता है लिवर में होता है मैक्सिमम इन हेपेटिक वेन में। ठीक है, अब वेन और आर्टरीज के डिफरेंसेस की बात करते हैं। आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो लार्ज होने लगता है और उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती हैं। वेन की जो आर्टरी की जो वॉल होती है उसका वो होती है थिक होती हैं, और जो उसका ल्यूमन होता है कम होने लगता है। यानी कि ये जो वॉल है ये ज़्यादा मोटी होने लगेंगी और अंदर का काम कम होगा। इसकी जो वेन है ये कम होने लगती है और ल्यूमन इसमें ज़्यादा होने लगता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। ठीक है, ये स्लिम होती है और इसकी ट्यूनिका मीडिया होती है मोटी होती है, यानी कि जो लेयर होती है वो मोटी है। इसमें एक्सेप्ट जितनी भी वेन है इसमें एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन ये सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और आर्टरी में पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितनी सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है वेन में, लेकिन आर्टरी में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। आर्टरी जो वेन जो होती है वो ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है, लेकिन जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से और ऑर्गन तक लेकर जाती है। हमारा हाई बीपी पढ़ते हैं, हाइपरटेंशन। हाई बीपी में क्या होता है 140 से 90 तक हमारा रेंज रहता है। नॉर्मल जो बीपी का रेंज होता है वो होता है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, नॉर्मल रेंज होता है। और हाई में होता है 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 90। पल्स प्रेशर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर, वो होता है 40 mmHg। तो इस तो हमने इस पूरा यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब हम चलेंगे 4th चैप्टर पर, जिसको बोल रहे हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं।